दिल्ली सरकार ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, यानी अगले 2 हफ्ते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है। ताजा आदेश में उसने कहा है कि यूपी के जो भयंकर रूप से कोरोना प्रभावित जिले हैं, जैसे कि लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, बनारस और गोरखपुर, इनमें भी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया जाए। देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। देश के बड़े शहरों से सैकड़ों हजारों मजदूर और कामगार अपने गांवों के लिए वापस निकल पड़े कि कहीं इस बार भी लॉकडाउन लंबा खिंच गया तो। बस फर्क यह है कि इस बार ये लोग बसों और ट्रेन से वापस जा रहे हैं, पैदल नहीं। कोई इस लॉकडाउन को कहीं कर्फ्यू भी बोल सकता है, मगर शब्दों के जाल में मत आइएगा, क्योंकि शब्दों के मकड़ जाल में ही आपको फंसाया गया। जुमले गढ़े गए, कसीदे पढ़े गए। पिछले 7 सालों में आपको ये घुट्टी पिलाई गई कि देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुका है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की बदौलत हुआ है जो विश्व गुरु बन चुका है। बस बंगाल जीत ले तो सिकंदर के बाद इतिहास में उसी का नाम लिखा जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि आप जिस देश में सांसें ले रहे हैं, वहां सरकारें कोरोना से छटपटाते मरीज, सांसों की गिनती करते मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर तक मुहैया नहीं करा पा रही है। आप उस नए भारत में हैं जहां एक केंद्रीय मंत्री यह कहता है कि राज्य सरकारें जानते बूझते ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं केंद्र के सामने, मानो ऑक्सीजन सिलेंडर ना हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हो कि लोग मजे के लिए पी गए हों। मगर बड़ा सवाल यह है कि कोरोना की दूसरी वेव आती हुई किसी को दिखाई क्यों नहीं दी। विश्व गुरु को भी सेकेंड वेव नहीं दिखाई दी, क्योंकि विश्व गुरु को तो लगा कि वो तो ताली थाली से कोरोना को भगा चुके हैं। उनको यह दम्भ था कि कोरोना को हमने हरा दिया है, अब तो वैक्सीन भी आ गई है, 1 नहीं 2। इसलिए देश ने, जो देश 130 करोड़ लोगों का है, उस देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। तुम भी लो, तुम भी लो, मैं विश्व गुरु। अंजाम क्या हुआ कि हमारे देश में ही वैक्सीन की किल्लत होने लगी। वैक्सीन में हम दूसरे देशों से भी पिछड़ रहे हैं। लेकिन फिर स्मशानों की चिमनियों से धुएं की एक काली लकीर, पतली काली लकीर धीरे धीरे और मोटी होने लगी। सेकेंड वेव आ चुकी थी, और इस बार सुनामी की तरह आई थी। ऐसी सुनामी जिसने सरकारी अहंकार के परखच्चे उड़ा दिए, जिसने सरकारी कोताही, लचर और असंवेदनशील तंत्र की पोल खोल कर रख दी। इसलिए हार्डवर्क वाले विश्व गुरु को ऑक्सफोर्ड वाले डीफिल डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नहीं समझा सकते। रविवार को मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को समझाने के लिए कि कोरोना के संकट में कैसे लड़ना उचित होगा, स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री को एक खत लिखा। मगर मनमोहन सिंह के खत का जवाब प्रधानमंत्री मोदी नहीं देते, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खत का जवाब। और वो भी इस अंदाज में कि अरे आप बताएंगे हमें, आप हैं कौन, आपको मालूम ही क्या है। ये वो स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे जिनके लीडर नई संसद बनवाने के लिए अभी पिछले साल ही हजारों करोड़ रुपए सैंक्शन कर देते हैं, मगर किसी बड़े अस्पताल की नींव नहीं रखी जाती। वो लीडर जो अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए तो पहुंच जाते हैं, मगर अपने ही लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में जाने का समय नहीं निकाल पा रहे। एक वो जिला
जहां के शमशान की चिताओं की राख ठंडी ही नहीं पड़ रही इस दूसरे कोरोना के सेकेंड वेव में। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या भारत को कोरोना से लड़ने की स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, बदलनी चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। हमने देखा प्रधानमंत्री जी के लिए बंगाल में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। कोरोना को भगाने के लिए ताली थाली बजवाने वाले प्रधानमंत्री जी अब बंगाल में लोगों को बधाइयां देते फिर रहे। शाबाश, जो इतनी बड़ी संख्या में मेरी रैली में तुम आए, तुमने मेरी सारी शिकायत दूर कर दी, शाबाश। लेकिन कोई पूछे कि जिस बीमारी से लड़ने का पहला असूल है 2 गज की दूरी, उस देश का प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में बढ़ती भीड़ पर इतना इतरा रहे हैं। अभी तो चुनावी नतीजे आए भी नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या आपने ममता को हरा दिया है? अभी तो नहीं, मगर हां, देश कोरोना से जरूर हारता दिख रहा है। बंगाल में भी प्रधानमंत्री मोदी एक ऊंचे मंच से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए शायद नीचे खड़ी रियाया के आंसू वो नहीं देख पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिखाया है जो 70 सालों से भारत में नहीं हुआ। देश ने पहली बार इतने शहरों में एक साथ श्मशानों में इतनी चिताएं धू धू करके चलती देखी हैं, वो भी लगातार इतने दिनों से। नेहरू ये नहीं कर पाते। उन्हें ऐसे हार्डवर्क की कदर कहां थी? हम तो चाहते थे कि देश की जनता, प्रधानमंत्री जी, देश की जनता आपको शाबाश बोले, कहे कि सरकार ने क्या आला दर्जे का काम किया, हजारों लोगों की जान बचाई। सरकार के मंत्री और बीजेपी का हर सांसद सभी कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में डटा हुआ हो। हम तो यह चाहते थे, क्योंकि यही तो चुने हुए नुमाइंदों से पब्लिक को उम्मीद होती है, अपेक्षा होती है कि विपदा के समय वो चुने हुए नुमाइंदे उनकी मदद के लिए आगे आए। जनता तो चाहती थी कि प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी का हर सांसद कोरोना से घनघोर रूप से प्रभावित जिलों में लोगों को हॉस्पिटल बेड दिलवाए, उनको घर से अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करे। हमें लगा वो जुटा होगा कि जरूरी इंजेक्शन ब्लैक मार्केट ना पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, जिनको जरूरत है उस इंजेक्शन की सस्ते दामों पर पहुंचे। हमको तो लगा कि वो लोग जुटे होंगे, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर में कोई कमी ना हो। हमें लगा कि प्रधानमंत्री, उनके 300 सांसद, कई राज्यों में सैकड़ों विधायक, पार्षद, मंत्री और उनका सारा तंत्र देश की ऐसी अभूतपूर्व आपात स्थिति में जमीन पर उतरकर लोगों से उनके दुख दर्द बांटेगा, उनके दुख को अपना समझेगा, अपना मानेगा, उनके दर्द को अपना दर्द समझेगा। लेकिन वो तो उन टूटती सांसों में एक सांस भी नहीं जोड़ पाया। नए भारत का निर्माण करने वालों को जिंदगी देने वाले ऑक्सीजन से इतनी नफरत क्यों है? लेकिन हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह अपने गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के एक वोटर के लिए अस्पताल बेड की अपील जिलाधिकारी से कर रहे थे, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जमीन पर उतरकर नहीं। सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। कई तो एम्बुलेंस के अभाव से ही चल बसे। देश को इस संकट से उबारने के लिए ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कोरोना मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन पर सुझाव दिया। अब मैं उस खत पर आ रहा हूं और उस खत में मनमोहन सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। यह याद रखना पड़ेगा कि ये सुझाव देश के पूर्व प्रधानमंत्री दे रहे थे, जिन्होंने 10 साल देश पर शासन किया, जिनकी कई पॉपुलर नीतियों और स्कीमों को नरेंद्र मोदी सरकार भी आगे बढ़ा रही है। इसलिए मनमोहन सिंह का सुझाव था कि वैक्सीनेशन का काम बढ़ाओ, मगर नंबर पर मत जाओ। ये देखो कि देश की कितनी बड़ी आबादी तक जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंच रही है।
मनमोहन सिंह ने सुझाव दिया, कहा कि अगर सही पॉलिसी डिजाइन रहा सरकार का तो हम बहुत जल्द बहुत बेहतर नतीजे ला सकते हैं, बशर्ते आपकी पॉलिसी डिजाइन सही हो। और इसके लिए हमें वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को निश्चित सप्लाई ऑर्डर देने होंगे ताकि वो टारगेट पर डिलीवरी कर सके, समय पर डिलीवरी कर सके। और इसके लिए सरकार एक ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला बनाए कि ये वैक्सीन वो किस तरह से अलग अलग राज्यों में पहुंचाएगी, क्योंकि राज्यों को भी पता होना चाहिए कि आखिर उनको कितनी जल्द कितनी वैक्सीन की सप्लाई मिलेगी, ताकि वो उसी तरह से अपने अपने राज्यों में वैक्सीन रोल आउट का प्लान बना सके। सरकार चाहे तो इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए वो 10% वैक्सीन अपने पास भी रख सकती है, अपने कोटे में रख सकती है। मनमोहन ने कहा कि राज्यों को अधिकार दिए जाने चाहिए कि वो तय कर सके कि फ्रंटलाइन वर्कर कौन है। वो टीचर, टैक्सी ड्राइवर, म्युनिसिपल और पंचायत वर्कर भी हो सकता है, वकील हो सकता है, वो 45 साल की कम उम्र का ऐसे कोई शख्स भी हो सकता है जिन्हें वैक्सीन लगनी चाहिए। ये राज्यों को डिसाइड करने दीजिए आप कि कौन है फ्रंटलाइन वर्कर। मनमोहन सिंह का वैक्सीन पर इतना बल इसलिए भी था क्योंकि जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतनी जल्दी हम कोरोना से लड़ने में अपने आप को सक्षम और समर्थ पाएंगे। इसलिए मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार पारदर्शिता बरते और देश को बताए किन कंपनियों को उसने वैक्सीन बनाने का ऑर्डर दिया है अब तक। सुझाव था कि दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने का कंपलसरी लाइसेंस के तहत उनको भी अधिकार दिया जाए कि वो वैक्सीन बनाए, ताकि एक कंपनी ही नहीं कई कंपनियां इस काम में जुड़ जाएं और जल्दी से जल्दी वैक्सीन बाजार में आ सके और लोगों तक पहुंच सके। और इस मामले में कंपलसरी जो लाइसेंस की बात मनमोहन सिंह ने कही, उन्होंने कहा कि इसी तरह का कंपलसरी लाइसेंस सिस्टम के तहत इजराइल ने भी वैक्सीन प्रोडक्शन को वहां पर का काम तेज किया है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी को खुद इस खत का जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब दिया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और वो भी इस अंदाज में कि आप हमें सीख देंगे, जाइए ये सीख अपनी पार्टी के राज्य सरकारों को दीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस सरकारों को दोष देने लगे कि उनकी वजह से ही लोगों ने वैक्सीन को लेकर पहले इतनी हिचक दिखाई, कांग्रेस ने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस को तो साइंटिस्ट और वैक्सीन उत्पादकों का धन्यवाद देना चाहिए था, लेकिन वो तो बस लोगों को वैक्सीन की क्षमता के बारे में उकसाते रहे। कांग्रेस ये कांग्रेस वो। यानी मनमोहन के खत के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रवाद का एंगल डाल दिया। शायद इससे तर्कहीन उत्तर की अपेक्षा भी उनसे नहीं थी। यह सरकार दरअसल यही कर रही, वैक्सीन बन रही तो उसे दोनों हाथ से एक्सपोर्ट कर रही। मोदी को विश्व गुरु बताने का प्रोपेगेंडा चल रहा। वैक्सीन के सर्टिफिकेट में भी मोदी जी का फोटो लगा है। आपने देखा होगा जिन्होंने वैक्सीन पहला शॉट या दोनों शॉट लगवा ली हैं अब तक। मगर वही सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं कि देश में आज कोरोना का संकट का जो ये रायता फैला है, ये भी उसी का किया कराया है। एनसीपी के नेता ने कहा जब वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी जी का फोटो है तो कोरोना से मरने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर मोदी जी का फोटो क्यों नहीं लगना चाहिए? सोचिएगा। तो मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या भारत को कोरोना से लड़ने की स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।